हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे जो मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर हैं टीएस एलियट का। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडर्न टाइम पीरियड का भी ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, द वेस्ट लैंड। तो आज हम वेस्ट लैंड को डिटेल में करेंगे। एवरी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीजी का सिलेबस है, यूजी का सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ का, हर जगह पे इसको प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का, द वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट। तो ये इनकी टोटल लाइन कितनी है? 433 लाइन्स है और फ्री वर्स में लिखा गया है ये वर्क। तो ये वर्क कब लिखा गया था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 में। तो उसके बाद टी एस एलियट इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन हेल्थ रीजंस की वजह से उनको एंट्री नहीं मिली थी इसमें। तो बाद में ये काफ़ी टाइम तक थोड़ा हेल्थ इनकी ख़राब रही थी। जब इन सब से रिकवर करके वो बाहर निकले तब इन्होंने ये वर्क लिखा था। और इसमें क्या दिखाया गया है कि वेस्टलैंड क्या होता है कि द वीकनिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो इस टाइम वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत वीक हो गई है, इज कंपेयर्ड विद ए शैटर्ड वेस्टलैंड। तो उस जो कमज़ोर सोसाइटी को किसके साथ कंपेयर किया गया है? शैटर्ड वेस्टलैंड, मतलब एक बंजर भूमि जो होती है, बंजर ज़मीन होती है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। और इस पोएम में सोल्यूशन प्रपोज किया गया है टी एस एलियट के द्वारा कि कैसे हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, मतलब पर्सनल रिक्रिएटिंग पर्सनल एंड केयरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। जो मेथड्स हैं वो इसमें प्रपोज किए गए हैं, सोल्यूशन प्रपोज किए गए हैं विद द जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ। टी एस एलियट इस वर्क में क्या बोलते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद लोग बहुत सैड हो गए थे। उनका जो रिलीजन था, उस पर जो बिलीफ था, या जो सोसाइटी या कल्चर, जो उनके बिलीफ थे पुराने, वो सब छूट गए थे। एक तरह से जो ऑथेंटिसिटी है वो ख़त्म हो गई थी उन बिलीफ की। तो उसी के बारे में ये बताया गया कि फिर से नए बिलीफ, एक तरह से क्रिश्चियनिटी है या जो भी नया बिलीफ है, वो सोसाइटी में ला के हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो सोल्यूशन प्रपोज करते हैं इस वर्क में। तो वेस्टलैंड होती है वो फर्स्ट पब्लिश होती है 1922 में क्राइटेरियन मैगजीन में। क्राइटेरियन मैगजीन है वो टी एस एलियट ने ही फाउंड की थी। और उसके बाद ये मैगजीन यूएस में पब्लिश, जो द डायल है उसमें ये द वेस्टलैंड है, ये पोम पब्लिश होती है द डायल मैगजीन में। और फिर उसके बाद बुक फॉर्म में आती है बोनी एंड लीवर राइट इन न्यूयॉर्क में। तो वेस्टलैंड मॉडर्निस्ट पोएम है। और मॉडर्निस्ट टी एस एलियट ये मॉडर्न है। मॉडर्न मूवमेंट क्या होता है कि जो पुराने जो तरीका था, जो रीजन थे, जो भी लोग लिटरेचर लिखते थे, उन सबको छोड़कर नए तरीके से फाइंड आउट करना कि क्या रीजन्स हैं, ये क्यों हो रहा है, जो स्टाइल है वो नया आ जाता है। मतलब ये एक मूवमेंट जिसमें सब कुछ मॉडर्न हो, जब नया हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी था उसका इफ़ेक्ट इसमें दिखाया गया है। 1922 में पब्लिश हुई थी और ये टी एस एलियट का मास्टरपीस माना जाता है। 5 सेक्शन में है ये पोम। और इसमें जो स्पीकर होते हैं, मल्टीपल स्पीकर होते हैं, उनकी शिफ्टिंग दिखाई गई है कि पहले ये स्पीकर है, वो कुछ अपनी स्टोरी बता रहा है, फिर कोई और स्पीकर आ जाता है, फिर वो बताता है अपने बारे में। तो अलग अलग इसमें दिखाया गया। और थीम क्या है इसमें? वॉर है, ट्रोमा है, डिसइल्यूजन है और डेथ है। The poem bears witness to the physical and emotional devastation of the post-war landscape. और इसकी सेटिंग किस किस जगह पे है? जैसे एक वेल्दी वुमन का बेडरूम दिखाया गया है, गार्बेज फील्ड थैम्स, जो रिवर थैम्स है वो कैसे बिल्कुल कूड़े कचरे से भर गई है, रेट्स इधर उधर घूम रहे हैं। एक सी दिखाया गया है वेयर एक आदमी मरा हुआ डूब रहा है उसके ऊपर। तो इसमें ये दिखाया गया कि कैसे मरने के बाद जो आउटर वर्ल्ड होता है उससे कनेक्शन टूट जाता है। एंड अ ड्रोट वॉर्न डेजर्ट बिफोर ए स्टॉर्म। और इस पोम का जो फाइनल सेक्शन है, ये पोम कहाँ पे ख़त्म होती है? जो संस्कृत में शांति शांति शांति, मतलब 3 टाइम्स ये वर्ड कॉल फॉर पीस, शांति 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 के साथ ये पोम ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप के लोग थे वो बिल्कुल डिस्टर्ब और डिसइल्यूजन हो गए थे। उनके बिलीफ थे जिस पे वो सोसाइटी टिकी थी, उन बिलीव्स ने अपनी ऑथेंटिसिटी खो दी थी। द पीपल ऑफ यूरोप क्वेश्चन देम। तो वो एक तरह से अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे और इसका रीजन खुद को मान रहे थे कि एक तरह से जो हमारे बिलीव्स थे अगर वो सही होते तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं होता, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड में ये नहीं होता। अगर हमारे बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होते, सही होते, तो एक तरह से वो खुद को जिम्मेदार मानने लगे थे इसके लिए। दे ट्राई टू लीव बिहाइंड देयर पास्ट एंड मूव ऑन। तो वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम अपने पास्ट को छोड़ दें और मूव ऑन करें और एक नया वर्ल्ड बिल्ड करें। तो जो उनका कनेक्शन था अपने पास्ट के साथ वो ख़त्म होता जा रहा था। दे रिजेक्टेड ऑल देयर बिलीव्स
which they had held in the past. In the poem The Wasteland, the poet has given an outlet to his own mental condition. तो इसमें सिर्फ लोगों का या सोसाइटी का ही नहीं दिखाया गया है, टी.एस. एलियट की खुद की मेंटल कंडीशन उस टाइम क्या थी उसके बारे में दिखाया गया है, और सोसाइटी में क्या चल रहा था उसके सोसाइटी की कंडीशन क्या थी उसके बारे में बताया गया है. द फिजिकल deterioration of the society is depicted in the poem through the image of infertility and dryness. तो इसको वेस्ट लैंड बोला गया है. तो कैसे जो वेस्ट लैंड है वो एक तरह से इनफर्टाइल है और ड्राई है, तो इसी तरह से सोसाइटी भी उसी तरह से है. अब हम बात करते हैं लिटरेरी बैकग्राउंड क्या था. टी.एस. एलियट इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट ऑफ द, ये जो वेस्ट लैंड है ये एलियट के करियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है. इट वाज रिटन इन द ईयर 1922 और ये मॉडर्निज्म का वर्क माना जाता है. और मॉडर्निज्म मोमेंट उस टाइम चल रहा था. आर्टिस्ट और राइटर्स थे, वो नए नए मेथड्स, नए नए ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, नया नया नॉलेज गेन कर रहे थे, तो सब कुछ उस टाइम नया हो रहा था. अब इस पोम में क्या, देर आर अ लॉट ऑफ एलूजन टू द अदर वर्क्स ऑफ आर्ट. तो बहुत सारे वर्क जैसे शेक्सपियर के वर्क से, दांते के वर्क से, कई सारे जो क्रोम एल्डोक्स हक्सले का वर्क है क्रोम येलो उससे भी, तो बहुत सारे वर्क से एलूजन इस वर्क में आया गया है, जिसको हम लास्ट में बताएंगे कि सारे एलूजन किस किस वर्क से है इसमें, उसको हम डिटेल में करेंगे. एट द सेम टाइम द स्पीकर ऑफ द पोम डज नॉट रिमेन द सेम. स्पीकर है वो सेम नहीं रहता है. इस पोम में स्पीकर चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होता रहता है उनका. देर आर सेवरल स्पीकर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द पोम. तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे इसके 5 सेक्शन है तो एक सेक्शन में एक स्पीकर है, ऐसे नहीं है. एक सेक्शन में 2-3 स्पीकर इस तरह से आते रहते हैं. अब हम इसकी समरी करते हैं. तो सबसे पहले जो इसका एपिग्राफ है उसमें क्या होता है कि एक मिथिकल कैरेक्टर होता है सिबिल ऑफ क्यूमेन. तो इसके पास बॉयज़, यंग बॉयज़ आते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज़, और वो इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए. तो वो बोलती है कि मुझे डेथ चाहिए. तो ये जो मिथिकल कैरेक्टर है सिबिल ऑफ क्यूमेन, इसके बारे में स्टोरी क्या है कि इसको इस तरह से एक वरदान कह सकते हो या कुछ भी श्राप मान लो, चाहे वो वरदान ही मान लो, कि इसने बोला था कि अमर होने का मिला था इसको, कि ये कभी मरेगी नहीं, लेकिन इसकी जवानी ख़त्म हो जाएगी, ये बुढ़ी हो जाएगी बट ये मरेगी नहीं. तो ये एक तरह से बुढ़ी होके अपनी लाइफ से इतनी परेशान हो गई है कि तब इसे डेथ चाहिए. और डेथ जो है इस पोम में डेथ थीम, मतलब पूरे सेक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको डेथ मिल ही जाएगा. अब हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ द डेड. तो इसमें शुरू में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है और वो अपने हैप्पी पास्ट के बारे में बात कर रही होती है. वो जो हैप्पी पास्ट की मेमोरीज है, जो उसके ब्यूटीफुल डेज है जो उसने जर्मनी में स्पेंड किए थे, उनको याद कर रही होती है. सी टॉक्स टू हर विजिट टू हर कज़न एंड द फन एक्टिविटीज़ दे हैड. कैसे वो उसने विजिट किया अपने कज़न के यहाँ, और जो फन एक्टिविटीज़ जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर एंजॉय किया, उसके बारे में वो अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर रही हैं. इंटरमिंगल्ड विद दीज प्लीजेंट रिकलेक्शन देयर इज अ शैडो ऑफ द इनफर्टिलिटी ऑफ मॉडर्न टाइम्स. और अब इस टाइम जो वॉर के बाद जो हालत हो गई है सोसाइटी की, उसको एक तरह से कंपेयर किया गया कि कैसे वो पास्ट में इतने खुश थे और अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है. आफ्टर दिस हैप्पी एपिसोड अ न्यू स्पीकर टेल्स एन अननोन लिसनर about showing him or her a novel thing. Then he starts talking about the inevitable death. इसमें भी ये बताया कि डेथ है उसको आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ में आना ही आना है. एंड द डिसिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन मॉडर्न टाइम्स. ही गिव द इमेज ऑफ लव इन मॉडर्न टाइम्स. इसमें मॉडर्न टाइम में जो लव है उसको दिखाया गया है कि मॉडर्न टाइम में जो लव है उसमें कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, नो इमोशन. मतलब ओनली क्या है, लस्ट और फिजिकल नीड्स हैं. इट हैज़ नो स्पिरिचुअलिटी लेफ्ट इन इट. द नेक्स्ट शिफ्ट, तो स्पीकर बार बार शिफ्ट हो रहे हैं. तो नेक्स्ट में क्या होता है कि एक सीन दिखाया गया कार्ड रीडर का, जो टैरो कार्ड रीडर होती है जो प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में क्या होगा कार्ड देखकर. तो यहाँ पे वो एक कार्ड रीडर है और उसका नाम क्या है, मैडम सोसोस्ट्रिस. वो क्या बोलती है कि फ्यूचर में जो डेथ है वो वाटर से आएगी. द वाटर, वो मतलब इस तरह से प्रिडिक्ट करती है कि वाटर विल ब्रिंग डेथ एंड दैट द मैन शुड फियर इट. तो इस तरह से लोगों को वाटर से डरना चाहिए. सी ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ शी इज़ फोर्स टू कैरी आउट हर बिजनेस इन सीक्रेट. तो कैसे वो अपना जो ये टैरो कार्ड का बिजनेस है वो उसको सीक्रेट में करना पड़ रहा है. फिर उससे सीन चेंज होता है और अब इस टाइम जो स्पीकर है वो क्या किस कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑर्डिनरी मैन इन मॉडर्न टाइम. कि जो ऑर्डिनरी मैन है उसकी मॉडर्न टाइम में क्या कंडीशन है. मतलब वो फिर रहा है, घूम रहा है, लंदन की जो स्ट्रीट्स है उन पे घूम रहा है, लेकिन दे हैव लॉस्ट देयर विटैलिटी. मतलब जिंदा दिख रहा है लेकिन
वो जिंदा नहीं है, अंदर से मरा हुआ है, मतलब स्पिरिचुअली उसकी डेथ हो चुकी है। बस वो एक, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि जिंदा लाश की तरह घूम रहा है वो, स्पिरिचुअली ही इज़ डेड। द स्पीकर देन रिकलेक्ट ए मीटिंग विद द सोल्जर, तो बाद में वो एक मीटिंग को रिकलेक्ट करता है एक सोल्जर के साथ जो वार टाइम में है। वन सोल्जर वो एक जो सोल्जर है वो दूसरे सोल्जर से क्या पूछता है कि द कॉप्स ही बरीड इन हिज गार्डन हैज स्प्राउटेड और नॉट। सडनली द स्पीकर टर्न्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स द रीडर, और बाद में उसका जो अटेंशन होता है वो चेंज होता है रीडर्स की तरफ, और वो रीडर को एक्यूज़ करता है कि जो कुछ भी तुम लोग भी इनोसेंट नहीं हो, जो कुछ भी ये वर्ल्ड में इस टाइम गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो इक्वली, मतलब तुम रेस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है अ गेम ऑफ चेस, इसमें क्या दिखाया गया है, ये ओपन होता है, एक बहुत ही वेल टू डू लेडी होती है, उसके रूम की सेटिंग है, वो एक बहुत ही सुंदर सी चेयर पे बैठी होती है जिसको बर्निश्ड चेयर बोलते हैं उसको, और बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम और जितना भी मेकअप का सामान होता है वो सारा उसके रूम में है, और बहुत ही अच्छा रूम है। Scattered among the artificial objects of ornamentation there are a few glimpses of the past time, और इसमें एक दिखाया गया है फेलोमेल अ मेडन, एक पेंटिंग दिखाई गई है उस रूम में, और वो पेंटिंग किसकी है, फेलोमेल की है। फेलोमेल वो कौन होती है, एक मेडन होती है जिसका रेप हो जाता है, और उसके रेप के बाद जो रेपिस्ट होता है वो और वो जो लेडी होती है वो दोनों एक नाइट एंगल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वो गाना गाते हैं जुग जुग, लाइक एक सॉन्ग गाते हैं दोनों ही नाइट एंगल में ट्रांसफॉर्म होके जुग जुग नाम से, JUG JUG जुग जुग करके एक सॉन्ग गाते हैं वो नाइट एंगल में ट्रांसफॉर्म होके। When the person whom she is waiting for arrive they indulge in a meaningless dialogue, तो वो बैठी होती है चेयर पे वेट कर रही होती है, तो जब जिसका वो वेट कर रही होती है वो आता है तो फिर वो दोनों मीनिंगलेस डायलॉग में फंस जाते हैं, अजीब अजीब से कॉन्वर्सेशन चलता रहता है उनके बीच में। द पर्सन टेल्स हस दैट दे आर इन रेड सेले एंड कैन नॉट डू एनीथिंग, दे टॉक अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू पास देयर टाइम, मतलब कैसे वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, और वो वेट करते हैं, जैसे डोर पे नॉक होता है उसका वेट कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस लाइफ दिखाई गई है इसमें। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डिस्कस अ मीटिंग ऑफ टू अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज सिटिंग इन अ बार, दो लेडीज होती हैं वो बार में बैठी होती हैं, और वो एक थर्ड वुमन के बारे में बात करती हैं, उसका नाम क्या होता है, लिली। ये दोनों वुमन जो बार में बैठी होती है वो एक लिली नाम की थर्ड वुमन के बारे में बात कर रही होती है, और बताती हैं कि लिली का जो हस्बैंड है वो मतलब अपनी आर्मी में अपनी सर्विस पूरी करके घर आ रहा है, रिटर्न वापस सर्विस से वापस घर आ रहा है अपनी ड्यूटी पूरी करके, और वो एक कंसर्न दिखा रही है लिली की अपीयरेंस के बारे में, कैसे लिली ने अपना जो टीथ है उसका इलाज नहीं करवाया, उसको ट्रीट नहीं करवाया, जिसकी वजह से एक तरह से उसने अपना चार्म खो दिया, कि अगर वो टीथ का ट्रीटमेंट करवा लेती तो वो सुंदर दिखती, लेकिन उस ख़राब टीथ की वजह से उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई है, उसने अपना चार्म लॉस्ट कर दिया। अब उसका हस्बैंड वहाँ से आ रहा है तो वो इसको कैसे कंपनशेट करेगा, फिर वो कोई और वुमन फाइंड आउट करेगा, और फिर वो दोनों लेडीज़ आपस में बातें कर रही होती है कि वो जो लिली है वो इसके लिए किसको ब्लेम कर रही है, जो एबॉर्शन पिल्स उसने यूज़ की थी उसको, वो लिली बोलती है कि जो मैंने एबॉर्शन पिल्स यूज़ की थी ना उसकी वजह से मेरा ये दांत ख़राब हो गया है। तो वो दोनों वुमन इस तरह से बातें करती होती है। जो बार का कीपर होता है वो बार बार आके उनको बोलता रहता है कि टाइम इज़ ओवर, आप घर जाओ, बहुत रात हो गई है, टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर। फिर लास्ट में वो दोनों वुमन वहाँ से चली जाती है बिल्कुल नशे में, और बार बार ऐसे बोलती है गुड नाइट सेवरल टाइम्स। तो ये इस सेक्शन में दिखाया गया है। उसके बाद ये जो सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस, ये जो थॉमस मिडल्टन का वर्क है अ गेम ऑफ चेस वहीं से लिया गया है, और वुमन भी वेयर वुमन, इनके दो वर्क थे थॉमस मिडल्टन के, दोनों में से ही टाइटल वहीं से लिए गए अ गेम ऑफ चेस जो थॉमस मिडल्टन का वर्क है। एलिजाबेथन टाइम पीरियड के राइटर हैं ये। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है फायर सरमोन, जो बुद्धा का सरमोन है वहाँ से ये लिया गया है इसका टाइटल, और ये इसका सबसे लॉन्गेस्ट है। 5 सेक्शन है वेस्टलैंड के, और ये जो फायर सरमोन है ये इसका लॉन्गेस्ट सेक्शन है। दिस सेक्शन ओपन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डर्टी प्लेस बाय रिवर साइड, और रिवर कौन सी है, रिवर थेम्स। तो कैसे वो बहुत ही गंदी हो गई है, बहुत गार्बेज उसके अंदर आ गया है, कूड़ा कचरा, और जो रैट्स हैं वो इधर से उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। द स्पीकर ट्राई टू कैच फिश, जो स्पीकर है वो उसमें से फ़िश पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और सोचता है कि कैसे उसके ब्रदर और फादर की डेथ हो गई थी। ही रिकॉल्स हाउ बोथ ऑफ देम डाइड इन द सेम मैनर,
विद द शिफ्ट इन द सेटिंग द स्पीकर नरेट्स एज एन इवेंट व्हेन ही वाज इनवाइटेड टू, फिर एक सेटिंग शिफ्ट होती है, जो स्पीकर होता है वो, कि कैसे उसको एक इनविटेशन आया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए, और वो कौन था, एक मर्चेंट था कॉल्ड यूजीनाइडस, और ये मर्चेंट जो मैडम सोशोर थी उसका था, मर्चेंट था ये, जो टैरो कार्ड रीडर मैडम थी। और ये मर्चेंट उसको ऑफर देता है, पहले डिनर पे बुलाता है और फिर उसके साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बोलता है एक नोटोरियस होटल में। फिर उसके बाद एक स्पीकर होता है टायरेसियस। टायरेसियस होता है, वो भी एक स्टोरी नरेट करता है एक हेक्टिक डे के बारे में, कि कैसे एक फीमेल टाइपिस्ट होती है, वो वापस आती है अपने काम से। ये जो टायरेसियस है ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, ये नाम जो टायरेसियस है ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ये अंधा है पर फ्यूचर देख सकता है, मतलब आंख ब्लाइंड है वैसे तो ये कुछ नहीं देख सकता, लेकिन इसको फ्यूचर दिखता है। और इसमें एलियट ने एक टर्म पोर्ट्रे की थी, हर मैफ्रोडाइट, हर मैफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही, जिसकी बॉडी में, मतलब आप मेल और फीमेल दोनों को देख सकते हो। अ पर्सन हु इज मेल एंड फीमेल बोथ एट द सेम टाइम। टायरेसियस क्या बोलता है, एक टाइपिस्ट के बारे में बताता है कि वो एक यंग लेडी है, वो अपने वर्क से वापस आती है, जो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो गई थी, पूरा डर्टी डिशेस, किचन सारा रूम पूरा मैस है, सब कुछ फैला हुआ है। वो आती है, इतना मतलब हेक्टिक डे होता है उसका, काम से वापस आती है, सब कुछ जो मैस होता है उसको क्लीन करती है और अपने लवर के लिए वेट करती है। उसका लवर आता है, वो बिल्कुल डल, मतलब मंदबुद्धि सा होता है। वो आता है, फिर वो दोनों दे इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो वो स्पीकर एक्चुअली क्या बताता है कि उनके एक्शन में कोई वार्मथ नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। बस व्हेन द डीड इज़ बीइंग डन शी इवन एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस व्हेन दिस एक्टिविटी एंड्स। तो मतलब कुछ अफेक्शन कुछ भी नहीं है, बस एक एक्टिविटी की तरह करते हैं वो, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ में है। फिर इस सेक्शन के एंड में क्या होता है कि देयर आर हैप्पियर इमेजेस ऑफ अ चर्च, अ बार एंड द रिवर थेम्स। द स्पीकर रिकॉल्स द लव अफेयर ऑफ, इसमें स्पीकर एक लव, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसका लव अफेयर अर्ल ऑफ लेसेस्टर से बोलते हैं। इन दोनों के बीच में लव अफेयर था, लेकिन जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो पास्ट टाइम था उसमें, तो क्वीन एलिजाबेथ ने अपने लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। उसको वो कंपेयर करते हैं एक और लेडी से, जो कन्फेस करती है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जो लेडी है वो कन्फेस करती है कि उसका अफेयर बहुत सारे लोगों से है। तो इसमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ, जिसने अपनी फीलिंग्स को क्रश करके मतलब सेक्रीफाइस कर दिया अपनी नेशन और अपने लोगों के लिए, और कैसे मॉडर्न टाइम में जो लेडी है वो उसके अफेयर हैं बहुत सारे लोगों के साथ। द लास्ट few lines of the section include a prayer to Lord where the speaker asks for salvation and mercy as he is burning in fire. उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सेक्शन, डेथ बाय वाटर। तो ये सबसे छोटा है, शॉर्ट। जो फायर सरमोन था वो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, और ये डेथ बाय वाटर ये सबसे छोटा है। तो इसमें फेलेबस है, उसकी डेथ को दिखाया गया कि कैसे वो डूब के मर जाता है। द स्पीकर से दैट फेलेबस हैज़ डाइड बाय ड्रॉइंग इन वाटर एंड दैट हिज बॉडी हैज़ लॉस्ट कनेक्शन बट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसमें क्या, वो डूब के मर जाता है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। इन द सेम मैनर द स्पीकर वॉन्ट्स द रीडर्स बॉडीज विल लूज कनेक्शन विद द वर्ल्ड, दे विल डाई व्हेन दे विल डाई। तो वो स्पीकर क्या बोलता है रीडर से कि ऐसे ही सभी को एक दिन मरना है और सबका आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। देयरफॉर दे शुड रिमेंबर देयर ओन डेथ। फिर लास्ट सेक्शन है जो फिफ्थ है, व्हाट द थंडर सेड। एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेक्शन द स्पीकर टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन। तो ये मॉडर्न मैन की कंडीशन के बारे में बताता है। वो एक मॉडर्न मैन है, घूम रहा है, कैसे ह्यूमन विटेलिटी को लॉस्ट हो गया है, मूव कर रहे हैं वो, लेकिन स्पिरिचुअली वो डेड हो चुके हैं। इसी तरह जो सिटीज़ हैं जैसे लंदन है, वियना है, एथेंस है, जेरूसलेम है और अलेक्जेंड्रिया है, जैसे ह्यूमन अनरियल हो गए हैं, मतलब जिंदा हैं बट दे आर नॉट रियल, स्पिरिचुअली वो डेड हो चुकी है। उसी तरह से ये सिटीज़ हैं वो दिखने में रियल हैं, अनरियल सिटी जो इसमें बताया गया है, तो सिटी अनरियल है क्योंकि वो भी स्पिरिचुअली डेड हो चुकी है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ अ चैपल एंड से दैट इट इज़ एम्प्टी, देयर इज़ नो वन इनसाइड इट बट विंड, सिर्फ ओनली विंड है और कुछ भी नहीं है। सडनली देयर इज अ शिफ्ट इन द सेटिंग एंड द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ईस्ट, और बाद में ईस्ट की तरफ
क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो गंगा रिवर है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे रेन हो रहा है। हियर द थ्री एस्पेक्ट ऑफ थंडर, हिंदू माइथोलॉजी में से संस्कृत के 3 वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। According to Hindu mythology, मतलब first aspect of thunder is Datta. Datta means give. And the second aspect of thunder is Dayadhyam, which means sympathize. And the third aspect of thunder is Damyata. Damyata मतलब control. The poem ends with the repetition of word Shanti, Shanti, Shanti. और ये poem इस word के साथ खत्म हो जाती है। तो इसमें रीबर्थ स्पिरिचुअली कैसे रीबर्थ को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें थीम क्या है इस वर्क में। टी.एस. एलियट का जो वर्क है वेस्टलैंड, इसमें क्या क्या थीम, एक तो डेथ है। डेथ इसमें हर पैराग्राफ में ऑलमोस्ट दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले कैसे वो जो लेडी होती है वो अपनी जो बॉयज़ उससे पूछते हैं, सिबिल ऑफ क्यूमिन होती है, अपीयर होती है, उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलती है कि उसे मरना है, शी वॉन्ट्स टू डाई। द सेम इन द केस विद द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पोम। इसी तरह से बाकी के जो कैरेक्टर होते हैं उसमें भी यही दिखाया गया है। और जो मॉडर्न मैन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न पीपल हैं, वो एक तरह से सांस तो ले रहे हैं बट दे आर स्पिरिचुअली डेड। फिर होता है लॉस ऑफ हाई कल्चर। तो कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों का कल्चर से फेथ था, जो ट्रेडिशन था, जो पास्ट में उनका फेथ और ट्रेडिशन था, उससे विश्वास हट गया है। उन्होंने जो अपना हाई कल्चर था उसको लॉस कर दिया है। इट डज नॉट वांट टू रीविजिट द पास्ट वैल्यूज़ विच रिजल्टेड इन अ हॉरिफिक वॉर। तो लोगों को लगता है कि अगर उन वैल्यूज़ में अगर कुछ दम होता तो वॉर थोड़ी होता, इसलिए उन्होंने जो उनकी पास्ट की वैल्यू थी उनको छोड़ दिया है। फिर रीबर्थ। थ्रू आउट द पोम देर आर इंस्टांसेस ऑफ रेजरेक्शन एंड रीबर्थ। रेजरेक्शन मतलब कैसे जो जीसस क्राइस्ट था उनका वो क्रूसिफिकेशन हुआ था, लास्ट में उनकी डेथ हुई थी, फिर कैसे उनका रीबर्थ हुआ था। द मॉडर्न मैन हैज़ डाइड अ स्पिरिचुअल डेथ, हाउएवर द स्पीकर हैज़ होप दैट रेजरेक्शन इज कमिंग क्लोज। तो इसमें एक होप दिखाई गई है। फिजिकल लव, देर इज अ लॉट ऑफ लव रिलेशन इन द पोम। द एल्यूजन ऑफ द स्टोरी, जैसे फिलोमेल सेट्स द टोन फॉर दिस थीम, द एरिस्टोक्रेटिक लेडी। फिर जो टाइपिस्ट है उसमें दिखाया गया है, मतलब स्पिरिचुअली उनमें कोई लव नहीं है, सिर्फ जो लव है वो फिजिकल और लस्ट और सेक्स तक ही रह गया है। इनफर्टिलिटी, द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट दैट इट इज अबाउट अ वेस्ट ऑफ लैंड विच इज़ बैरन एंड मॉडर्न। जो इस टाइम मॉडर्न सिटीज़ है उनको वेस्ट लैंड बताया गया है। जो दिखने में तो सिटीज़ हैं, लोग हैं उनमें, लेकिन स्पिरिचुअली वो डेड हो चुका है। जैसे एक बंजर भूमि होती है, ज़मीन तो है लेकिन उस पर कुछ मीनिंगफुल उपजाऊ नहीं हो रहा है। उसके बाद स्पिरिचुअल ड्राइनेस, द मॉडर्न मैन इज ब्रीदिंग एंड वॉकिंग बट डज नॉट हैव द स्पिरिचुअल एलिमेंट इन इट। ही इज स्पिरिचुअली ड्राई, ही कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन्स इन द ओल्ड मैनर। हिज मोटिव इन मॉडर्न टाइम्स आर ग्रीड एंड लस्ट। अब हम बात करते हैं एल्यूजन्स, मतलब कौन कौन से वर्क से इसमें रेफरेंस लिया गया है। तो सबसे पहले अनरियल सिटीज़ में वर्ड आता है अनरियल सिटी। दिस इज एन एलूजन टू ए पोम। बॉड्रिलेयर की एक पोम थी जिसमें से सिटी ऑफ पेरिस को रेफ़र किया गया है, अनरियल सिटी। फिर मैडम सोसोस्ट्रिस होती है जो टैरो कार्ड रीडर होती है, तो ये कहाँ से बोरो किया गया है, क्रोम येलो जो एडोक्स हक्सले का नोवेल है। क्रोम येलो नाम से एक नोवेल है एडोक्स हक्सले का, वहाँ से। क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, वो बच्चों की पोम है ना कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये इसी में से है। दिस इज एन एल्यूजन टू द फेमस वर्क ऑफ दांते इन्फेरिनो। फिर दोज आर पल्स दे वर हिज आइज, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के एक वर्क से, फेमस प्ले था उनका उसमें से। बेलाडोना, बेलाडोना इज ए फेमस पेंटिंग ऑफ द वर्जिन मैरी जो थी उनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था बेलाडोना, और ये किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंसी ने। फिर अ गेम ऑफ चेस जो थॉमस मिडल्टन का वर्क है, वुमन बिवेयर वुमन और गेम ऑफ चेस, ये दोनों ही इनके वर्क हैं, तो वहाँ से ये टाइटल लिया गया है। Philomel, the episode in the poem which involved the character Philomel is an allusion to Ovid Metamorphosis। तो ये फिलोमेल कहाँ से आया है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से आया है। अब हम एक टायरेसियस कैरेक्टर है, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, ओडिपस रेक्स से। फिर दत्ता, दयाध्यम एंड दम्यता, ये हिंदू माइथोलॉजी से लिए गए हैं, तीन वर्ड जो हैं। अब हम बात करते हैं सिम्बोलिज्म। जो क्राइस्ट है वो किसको सिंबल करते हैं, रीबर्थ को, होप को, कि ठीक है वर्ल्ड वॉर से जो डिवेस्टेशन हुआ है उसके बाद भी एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीबर्थ आफ्टर डेथ। वाटर को लाइफ और डेथ दोनों से ही सिम्बोलाइज किया गया है। द लैक ऑफ वाटर शो द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मैनी इंस्टांस इन द पोम।
और एक जो टैरो कार्ड रीडर होती है वो बोलती है कि डेथ विल ब्रिंग वाटर विल ब्रिंग डेथ। तो एक तरह से डेथ को भी सिम्बोलाइज किया, वाटर को डेथ और लाइफ दोनों से सिम्बोलाइज किया गया है इसके अंदर। फायर occurs as a symbol of purgation in the poem. The modern man has committed many sins. In the order to pure himself, he should go through fire to clean himself. तो पर्गेशन फायर है, उसको पर्गेशन से सिम्बोलाइज किया गया है। तो ये टी.एस. एलियट का वर्क वेस्टलैंड, जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट्स थे, जितनी डिटेल थी, मैंने अपनी ओर से पूरा इसमें कर दिया है, और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।